तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में देखें दिया गया है जो कॉगिंग होता है इंडक्शन मोटर में किसके कारण होता है। तो मैंने बताया था हार्मोनिक्स सिंक्रोनस। हार्मोनिक्स के कारण यहाँ पे क्या होता है, हार्मोनिक्स के कारण यहाँ पे जो है आपका कॉगिंग आता है। मतलब जो स्लॉट होते हैं अगर वो इक्वल हो जाए तो आपका यहाँ पे मैग्नेटिक लॉकिंग होगा। ठीक है, मैग्नेटिक लॉकिंग होगा या फिर हार्मोनिक्स के वजह से भी हमारा यहाँ पे कॉगिंग का इफेक्ट आ रहा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जो है क्या बोलते हैं हार्मोनिक सिंक्रोनस टॉर्क। ठीक है, ये हो जाएगा आपका हार्मोनिक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी बोलने का मतलब ये है कि जब भी आप सप्लाई दोगे और वो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो कॉगिंग का इफेक्ट है, मीन्स मैग्नेटिक लॉकिंग, यानी जो स्लॉट है वो आपके इक्वल हो गए हैं। जो कॉगिंग होता है इंडक्शन मोटर में वो क्यों होता है भाई? कॉगिंग जो होता है लो वोल्टेज व्हेन नंबर ऑफ स्टेटर टीथ एंड रोटर टीथ इक्वल। ठीक है, मतलब कम ही वोल्टेज, जब हमने स्टेटर पे कम से कम ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में भी ये स्टार्ट ना होने का रीज़न क्या है कि आपके जो नंबर ऑफ टीथ है या स्लॉट है वही इक्वल होता है ना, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाता है आपका। यहाँ पे भी आपका वही चीज़ है, कॉगिंग और क्रॉलिंग का फिनोमिना यहाँ पे लेके पूछा गया है। तो ये जो हो जाएगा कॉगिंग क्रॉम 183 बी हो जाएगा। स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर मशीन द फार्मर ड्यूरिंग द स्टार्टिंग एंड लेटर द फ्रैक्शनल इज रेटेड स्पीड। कॉगिंग में तो मैग्नेटिक लॉकिंग होगा और क्रॉलिंग में जो ये हार्मोनिक्स की वजह से इसकी स्पीड ns/7 टाइम्स ns/5 टाइम्स डाउन हो जाती है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया है ना, स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर द फार्मर ड्यूरिंग स्टार्टिंग, एक तो स्टार्ट भी नहीं होगा और लेटर द फ्रैक्शन ऑफ रेटेड स्पीड। क्रॉलिंग के इफेक्ट में वो रेटेड स्पीड का कितना होगा 7, जैसा हार्मोनिक्स होगा उसके कंपैरिजन में उसकी स्पीड डाउन हो जाएगी। इफ टू इंडक्शन मोटर ए और बी आइडेंटिकल एक्सेप्ट दैट द एयर गैप, ए वाले मोटर का एयर गैप ज़्यादा है ग्रेटर देन बी टाइप के मोटर से, देन द, तो लार्जर एयर गैप का मतलब यार रिलक्टेंस ज़्यादा होगा ना, तो ज़्यादा होगा तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप कराने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा चाहिए, पावर फैक्टर क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे 124 का बी हो जाएगा। नो लोड पावर फैक्टर ए का जो होगा वो कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू बी में। इंक्रीज द नंबर ऑफ पोल इंडक्शन मोटर क्या होगा, अगर नंबर ऑफ पोल बढ़ा दोगे तो यहाँ पे डिक्रीज इन मैक्सिमम पावर फैक्टर, अगर नंबर ऑफ पोल कम कर दोगे तो रिक्वायर्ड जो फ्लक्स होगा वो कम हो जाएगा, और रिक्वायर्ड फ्लक्स जब कम होगा तो उसको मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा मैग्नेटाइजिंग करंट जब फ्लो होगी तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एयर गैप इंडक्शन मोटर, अगर इंडक्शन मोटर में एयर गैप के लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, तो ये तो काफ़ी बार हो चुका है क्वेश्चन आपका। ठीक है, पावर फैक्टर जाएगा, पल्सेशन लॉस गिरेगा, एम्पियर टर्न रिक्वायर्ड टू, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एम्पियर टर्न रिक्वायर्ड, मतलब करंट बढ़ाना पड़ेगा एयर गैप में ना, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सही होगा। इन एन इंडक्शन मोटर लार्जर नंबर ऑफ स्लॉट, इंडक्शन मोटर में देखो लार्जर नंबर ऑफ स्लॉट बना रहे हो तो वो लार्ज ओवरलोड कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं हम लोग। 3 पे इंडक्शन मोटर प्रोवाइडेड विथ ओपन स्लॉट है। ओपन स्लॉट क्यों बनाते हैं, ओपन स्लॉट जो है हम लोग एक तो लीकेज रिएक्टेंस जो है उसको कम कर सकें और इंक्रीज स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग टार्क और ब्रेक डाउन टार्क। ठीक है, 3 पे इंडक्शन मोटर में देखो ओपन स्लॉट बनाने से लीकेज रिएक्टेंस को आप कम कर सकते हो और ये सभी फंक्शन आपको मिल जाएंगे। लीकेज रिएक्टेंस कम हो जाएगा, स्टार्टिंग टार्क बढ़ जाएगा, नहीं स्टार्टिंग टार्क करंट जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा और टार्क और ब्रेकडाउन टार्क भी क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज कर जाएगा। सेमी क्लोज या टोटली क्लोज स्लॉट आर यूज इन इंडक्शन मोटर। तो देखो सेमी क्लोज स्लॉट या टोटली क्लोज स्लॉट का मतलब ये है कि एयर का एरिया है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी मैग्नेटाइजिंग करंट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कम से कम होगी और पावर फैक्टर यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा। 189 के यहाँ पे डी अगर पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा। ठीक है, टोटली क्लोज होगा तो रिक्वायर्ड जो फ्लक्स होगा वो कम से कम यहाँ पे मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी ना, जो रिक्वायर्ड फ्लक्स होगा वो हमें कम से कम चाहिए, तो इसका हो जाएगा रिड्यूस द मैग्नेटाइजिंग करंट और पावर फैक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेमी क्लोज स्लॉट जब बना दोगे ना, ये छोटे मोटर्स के लिए यूज किया जाता है। एक चीज ध्यान देना, सेमी जो है 5 हॉर्स पावर से नीचे के लिए यूज किया, देखो यहाँ पे दिया भी है स्टेटर ऑफ स्मॉल अप टू 5 हॉर्स पावर इंडक्शन मोटर विथ प्रोवाइडेड टू, तो ये हो जाएगा आपका सेमी क्लोज स्लॉट विथ पैरेलल टीथ। तो सेमी क्लोज स्लॉट जो है 5 हॉर्स पावर के कम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे सेमी क्लोज स्लॉट बनाने का मेन वही है, लीकेज फ्लक्स का जो रिक्वायर्ड फ्लक्स होता है, ठीक है, यानी बोल सकते हो रिक्वायर्ड फ्लक्स या एयर गैप जो होता है रिक्वायर्ड फ्लक्स को मेंटेन कर लेता है, बस ये समझो, ठीक है। सेमी क्लोज स्लॉट का मतलब टोटली क्लोज स्लॉट होता है, जिसमें जो है आपका उसको एयर गैप को मेंटेन कर लेता है, मीन्स कम करता है, मैग्नेटाइजिंग करंट कम हो जाती है, पावर फैक्टर को बढ़ा देता है आपका। ये भी आपका वही क्वेश्चन है, सेम पीछे वाले का ही, मतलब 5 वर्ष को यही दिया गया। आगे यहाँ पे है कॉगिंग जो होता है इंडक्शन मोटर में कब होगा, तो कॉगिंग मैंने बताया भी है आपको कि नंबर ऑफ स्टेटर तीथ और रोटर तीथ जब हो इवन नंबर हो और नंबर आई माइनस इज निगेटिव नंबर, ठीक है, इवन नंबर और निगेटिव नंबर। जस्ट 1 सेकेंड, देखो इसको थोड़ा सा समझो, जस्ट 1 सेकेंड। जो कॉगिंग है यार, कॉगिंग का मतलब मैंने बताया था ना कि जो स्टेटर का स्लॉट है तीथ है और रोटर के स्लॉट इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल होगा तो ये इधर लाओगे तो s-1 बराबर 0 हो जाएगा ना, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये देखो फार्मूला है, ठीक है, 192 का ये फार्मूला है आपका, पहला होगा वही है। अवॉइड कॉगिंग को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे इंडक्शन मोटर के जो रोटर स्लॉट है ये आपको इक्वल नहीं करना है भाई, ठीक है। जो Z1 स्लॉट Z1 है और स्लॉट रोटर का स्लॉट Z2 है, ये स्टेटर का स्लॉट Z1 है और रोटर का स्लॉट Z2 है, तो इसको हमें इक्वल नहीं करना है, ठीक है। अगर कॉगिंग को अवॉइड करना है तो इसको इक्वल मत बनाओ। 3-phase induction motor, the number of slot on stator is not in cap exact multiple of rotor slot because is सेम वही कंसेप्ट है आपका, ठीक है। मैग्नेटिक लॉगिंग से बचने के लिए हम स्लॉट को क्या करते हैं भाई, इक्वल नहीं बनाएंगे ना, ठीक है। आपका जो नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट है वो इक्वल नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे जो है ये क्या बोलते हैं, कॉगिंग को अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कम बनाए, मतलब अगर स्टेटर का स्लॉट 2 है तो रोटर का 3 कर लो ना, कुछ डिफरेंट होना चाहिए आपका। तो वही दिया है, नॉट ए केप्ट एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट, ये मैग्नेटिक लॉकिंग को बचने के लिए करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट एंड द रोटर स्लॉट इंडक्शन मोटर शुड नॉट बी इक्वल, ये आपका इज टू इन ऑर्डर टू, सेम वही क्वेश्चन है आपका मैग्नेटिक लॉकिंग से बचने के लिए, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि P2 मतलब कुछ इस तरीके से इंडक्शन शुड नॉट बी इक्वल नहीं रखेंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट रोटर स्लॉट इंडक्शन मोटर शुड नॉट बी इक्वल, लेकिन यहाँ पे देखो वो तो हमें इक्वल नहीं रखना है, लेकिन ये पोल को बोल रहा है कि पोल जो है वो अलग अलग कर दिया जाए, तभी ये मैग्नेटिक लॉकिंग होगा ना। पोल को तो इक्वल रहना चाहिए ना, पी होना चाहिए, तो ये P है 2P, ठीक है। तो बस आप माइंड में ये रखो ना कि पोल इक्वल होना चाहिए और जो स्लॉट है वो आपका इक्वल नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक लॉकिंग से बचना है तो ये 2 काम करना पड़ेगा हमें। Induction in induction machine, it is usually a standard practice is employed to the, ये हो जाएगा आपका B, वही है इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग इन कोर्डेड कॉइल, इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग यहाँ पे यूज़ करते हैं, और कोर्डेड का मतलब वही आपका क्या बोलते हैं यार, शॉर्ट पिच कॉइल बोल सकते हो, ठीक है। इंटीग्रल स्लॉट का मतलब वही आपका इक्वल स्लॉट ना हो, ठीक है, इक्वल हो जाएगा तो फिर मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी। यहाँ पे अगले में दिया गया है कि जस्ट 1 सेकेंड, ऊपर चलना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन पूरा नहीं दिख रहा है। The required load torque in a line instruct the resultant torque speed characteristic three-phase squirrel cage motor at the point P Q R को देखना है हमें, यहाँ पे P Q और R। So in the figure what is the stable operating point, यहाँ पे आपको बताना है। तो यूजली 3-phase देखो इंडक्शन मोटर हमें पता है कि स्टेबल ऑपरेशन कब किस कंडीशन में होगा, कहीं ना कहीं सिंक्रोनस स्पीड के अप्रॉक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका स्पीड बढ़ती है ना, तो कहीं इसी रेंज में होगा भाई, ठीक है, इसी रेंज में स्टेबल ऑपरेटिंग होगा इसका। तो यहाँ पे क्या है कि जो पॉइंट R है, ठीक है, पॉइंट R जो है, बट द क्रॉलिंग फिनोमिना की वजह से जो है ये P पे ऑपरेट कर जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है ना कि
स्टेबल रीजन तो इसका आर है भाई, ठीक है, स्टेबल रीजन इसका आर होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड 10% बढ़ाते चले जाओ, और मैंने कल टार्क पूरा बताया भी था ना कि स्टेबल रीजन यही होगा आपका, तो ये आर तो स्टेबल रीजन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हार्मोनिक्स के वजह से या क्रॉलिंग इफेक्ट की वजह से वो अपने एनएस का कितना टाइम मूव कर जाता है ये भाई, तो ये पी जो होगा वो ये भी आपका एक तरीके से बोल सकते हो स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट हो जाएगा। क्यों नहीं होगा ना, क्यों का, क्योंकि मैंने बताया भी था कि अगर स्पीड कम करोगे तो टार्क कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हार्मोनिक्स के वजह से आपको हार्मोनिक्स को शो किया गया है ना, इसे ध्यान दीजिएगा, और ये आपका रीजन है, ऑपरेटिंग रीजन ये शो किया गया। तो यहाँ पे वैसे तो सी आंसर यहाँ पे मेंटेन होगा, पी और आर हो जाएगा यहाँ पे। स्टेबल टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक जो होता है आपका नियर टू सिंक्रोनस स्पीड पे काम करेगा, मतलब स्टेबल होगा पॉइंट आर पे, क्रॉलिंग फिनोमिना की वजह से ये जो है यार स्टेबल पॉइंट पी पे ऑपरेट हो जाएगा, मतलब विच इज नॉट डिजायरेबल, ये डिजायरेबल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा इकोनॉमिक का यहाँ पे आर ही होगा, ठीक है। लेकिन पी भी आंसर में दिया गया है, तो वो हार्मोनिक्स को लेते हुए दिया गया ना, अगर बस एक ऑप्शन यहाँ पे पूछा जाए तो आपको आर यहाँ पे ट्रिक करना है ना, तो मे भी एग्जाम में आपको ज़्यादातर इसी की पॉसिबिलिटी रहेगी। और ये वाला ग्राफ मैंने कल बताया भी था आपको अच्छे से। जॉगिंग नहीं है भाई, शायद मेरे हिसाब से कॉगिंग है, यहाँ पे प्रिंटिंग में गलती हो सकती है। इनर्जाइज द मोटर वंस या रिपल टू हैव द मूव द मैक, वही है कॉगिंग का मतलब क्या होगा, एक बार इनर्जाइज द मोटर को करोगे तो वंस या रिपीटेडली टू हैव द मूवमेंट ऑफ मैकेनिज्म, तो जॉगिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, देखो यार जॉगिंग है कि कॉगिंग है, आई थिंक सो, नो आइडिया, लेकिन बस ये पता है कि मेथड ऑफ ये पता है कि कॉगिंग होगा, तो मोटर को जब एनर्जाइज करोगे तो वो नॉट रन करेगा, नॉट मूवमेंट, उसका जो स्मॉल मूवमेंट मैकेनिज्म, मतलब उसका मूवमेंट मैकेनिज्म स्मॉल होगा, यानी नहीं, मतलब स्मॉल का बोलने का मतलब कम होगा, जीरो ना के बराबर, वही हमारे हिसाब से है कॉगिंग है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है यार, जान ही रहे हो, जेपी गुप्ता में क्या है ना कि क्वेश्चन कोई स्टैंडर्ड इतना इसका है ना कि आई थिंक समझ रहे हो आप इस चीज़ को, तो बस आपका यहाँ पे आंसर पहला सही होगा। इन ए 3-फेज इंडक्शन मोटर समटाइम्स कॉपर बार को हम लोग अंदर रखते हैं भाई, डीप इज डन टू, ये तो सबको पता होगा भाई क्यों हम लोग रखते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग टाइप को बढ़ाना होता है ना, एक तो स्लॉटिंग का कुछ इस तरीके से बना दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि R बराबर रो एल बाई ए से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एरिया क्या है भाई, कम है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ का एरिया क्या है आपका ज़्यादा है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और यहाँ पे कुछ स्ट्रिप रख देते हैं, जैसे मान लो पहला स्ट्रिप है, ये दूसरा स्ट्रिप है, और ये आपका तीसरा स्ट्रिप है, इसके कारण कुछ ना कुछ पहले वाले स्ट्रिप के कारण कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा, तो कुछ इस तरीके का फ्लक्स होगा भाई, ठीक है। अब इसके कारण कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा, तो ये भी कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे फ्लक्स करके घूमेगा, अब इसके कारण भी कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा, तो नीचे क्या होता है ना कि ज़्यादा फ्लक्स लीकेज होता है ना, तो यहाँ पे फ्लक्स लीकेज ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पे कम लीकेज हो रहा है तो यहाँ पे एक्सेल कम हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपर साइड में रेजिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं, रिएक्टेंस कम, और नीचे साइड में ना ये डीप बार के लिए पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस कम है तो करंट ऊपर से फ्लो होगी, ठीक है। जब करंट ऊपर से फ्लो होगी तो रेजिस्टेंस भी हमारा ज़्यादा है भाई, तो करंट ऊपर से भी फ्लो रहा है और रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो क्या होगा भाई, टार्क ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे स्लिप 1 कंडीशन होता है ना, उस कंडीशन में जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, यानी स्लिप मैक्स होता है, तो ये स्लिप डिपेंडेंट होता है ना, तो ये एक तरीके की ज़्यादा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक तरीके को कम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा भाई। इंडक्टेंस लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा है तो इंडक्टेंस भी तो ज़्यादा होगा ना, लेकिन जैसे जैसे मोटर थोड़ा सा 70 से 80% स्पीड पिकअप कर लेता है ना, तो ये स्लिप कम होने लगता है ना भाई, जब स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के आसपास आएगा तो 0.3 0.2 हो जाएगा, तो ये रिजल्टेंट क्या होगा आपका, कम होने लगेगा। तो रिजल्टेंट कम होने का मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये तो आपका ऑलरेडी बढ़ी हुई, ये कम हो जाएगी, ठीक है, ये रिएक्टेंस कम हो जाएगी, तो अब करंट ऊपर से ना फ्लो होकर क्या होगा आपका इधर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस भी आपका रनिंग कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका कम बना रहेगा, ठीक है। तो बस यही है, स्टार्टिंग टार्क को यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये स्टार्टिंग में करंट ऊपर से फ्लो होती है भाई, ठीक है, रनिंग में अंदर से, क्योंकि रेजिस्टेंस रनिंग में हमें नहीं ना चाहिए, हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में ही रेजिस्टेंस चाहिए टार्क को बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि रनिंग में भी आप रेजिस्टेंस लगा लो तो फिर लॉसेस बढ़ जाएंगे ना,
तो सब स्लिप का गेम है यार। देखो इंडक्शन मोटर में सारा जो गेम है वो आपके स्लिप की वजह से ही है। स्लिप है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे काम करती है। देखो यहाँ पे स्क्वायरल केज जो इंडक्शन मोटर होता है हाई टॉर्क मिलता है भाई, सिंपल है यार, डबल स्क्वायरल केज अभी जो हमने बताया है वही चीज़ है ना। और देखो आउटर केज डबल स्क्वायरल केज का भी यहाँ पे भी देखो पूछ लिया है। तो आउटर केज जो होता है हमें पता है कि आउटर केज क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है और रिएक्टेंस कम होता है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा रखना है रिएक्टेंस कम, तो यहाँ पे मटेरियल यूज़ करते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे मैग्नेटिक ब्रॉस यूज़ किया जाता है आपका, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक ब्रास यूज़ कर लो, एल्युमिनियम यूज़ करो, ठीक है, ये सब यूज़ कर लिया जाता है आपका हाई। वैसे एल्युमिनियम नहीं यूज़ किया जाता है, नॉर्मली मैग्नीज ब्रास यूज़ किया जाता है आउटर वाइंडिंग पे। क्यों यूज़ करते हैं भाई, क्योंकि रेजिस्टेंस हमें बढ़ाना होता है। और इनर वाइंडिंग पे पूछ लेगा तब क्या मारोगे, रजिस्टर इनर वाइंडिंग का कम होता है भाई, तो यहाँ पे आपको रेड कॉपर यूज़ करना होगा, ये वाला, ये सही है। देखो ये इनर के लिए सही होगा, इनर केज के लिए बोल सकते हो ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। आउटर केज का नहीं, आउटर केज का रेजिस्टेंस ज़्यादा, रिएक्टेंस कम, और इनर साइड का रेजिस्टेंस कम और रिएक्टेंस ज़्यादा। और मटेरियल भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। डबल केज इंडक्शन मोटर इनर केज, देखो वही क्वेश्चन घुमा फिरा के फिर पूछा है, लो रेजिस्टेंस और हाई लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, ठीक है। In the equivalent circuit double cage induction motor, the two rotor cage can be considered। तो यहाँ पे दो केज होते हैं यार, पैरेलल में होते हैं ना, दो केज जो होते हैं डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में, दो केज होता है ना, अभी हमने केज को रखा था ना, वो सब पैरेलल में ही कंसीडर किया जाता है आपका, सीरीज में नहीं कनेक्ट करते हैं भाई, उसको पैरेलल में ही कंसीडर करते हैं हम लोग। 203 का देखो यहाँ पे, डीप बार रोटर इंडक्शन मोटर कंसीडर टू द इक्विवेलेंट डबल केज रोटर पर्पज ऑफ स्टार्टिंग एंड परफॉर्मेंस, आपको टाइम के साथ में बताना है, यानी स्टार्टिंग टार्क करंट डिस्ट्रीब्यूशन डीप बार, ये फिगर है भाई, ठीक है। तो यहाँ फिगर में क्या है ना कि ये बी और सी थोड़ा सा नीचे चलते हैं, क्या है नीचे, ये फिगर जो है आपका ए को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये वाला वही है यार। देखो स्टार्टिंग टार्क हमें क्या बढ़ाना है, टार्क बढ़ाना है ना, स्टार्टिंग में क्या है, ये टार्क बढ़ाना है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बस आपको समझना है कि हमें क्या करना पड़ता है, टार्क बढ़ाना पड़ता है ना, तो बस आप समझो कि ये टार्क बढ़ रहा है, ठीक है भाई, ये 0 टार्क बढ़ते बढ़ते यहाँ पे मैक्स हो जाएगा कुछ इस पॉइंट पे, ठीक है। तो हमें बस ये ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, बस समझो कि डीप बार में स्टार्टिंग टार्क हम लोग क्या कर देते हैं, बढ़ा लेते हैं ना, तो बस आपको कर्व देख के यहाँ पे बताना है। तो ये देखो टार्क कभी कांस्टेंट है फिर डाउन हो रहा है, ये देखो डाउन डाउन डाउन, और ये कभी कांस्टेंट है फिर पूरा डाउन, तो ये सब तो होगा नहीं भाई, वैसे ही देख के लग रहा है, क्योंकि हम स्टार्टिंग टार्क बढ़ाते हैं ना, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, बिना देख के करो, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। जो एडवांटेज होता है डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का, क्या है भाई, सिंगल केज स्क्वायरल रोटर से, तो एडवांटेज वही है भाई कि यहाँ पे स्टार्टिंग टार्क बढ़ जाता है और स्टार्टिंग करंट हम लोग क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं ना, यही एडवांटेज है, और कोई खास एडवांटेज नहीं है। डबल स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर जो होता है रेजिस्टेंस जो होता है अपर साइड का, देखो ये तो कई बार हो चुका है क्वेश्चन, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है, ये तो पता है हमें, लेकिन कितना टाइम होता है, तो 4 से लेकर 5 टाइम रेजिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये तो देखो ये सब मटेरियल्स पे भी डिपेंड करता है ना कि कितना आप रेजिस्टेंस लगा रहे हो ना, तो ये आपका एक क्या बोलते हैं यार, उसको लेके बताया गया होगा ना, किसको, मैग्नीज ब्रास को लेके बताया गया होगा भाई, क्योंकि मटेरियल भी अलग है तो रेजिस्टेंस भी सबका अलग हो ना, तो ये टार्क भी तो डिफरेंस हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन एक रेंज लेके चल सकते हो कि हाँ इसका 4 से 5 टाइम रेजिस्टेंस होगा, लेकिन बट ये डिपेंड करेगा आपकी उस पर क्या बोलते हैं मटेरियल्स पे, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। आउटर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होगा वो 4 to 5 टाइम्स होगा, तो ये चलो तो भाई ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दो, जो टार्क होता है ना वो आपका स्टार्टिंग जो टार्क होता है 2 पॉइंट से लेके इतने टाइम्स होता है, और स्टार्टिंग जो करंट होती है 4.0 से लेकर 6 के रेंज तक चलती है, ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग जो टार्क होता है वो आपका 2 से लेकर 2.5 तक मिलता है हमें, और करंट जो होती है स्टार्टिंग में 4.0, और भाई कोई भी मोटर होगा यार तो स्टार्टिंग में करंट तो लेगा ही भाई, ठीक है, स्टार्टिंग में करंट तो लेगा ही टार्क को मेंटेन करने के लिए।
उसके बाद वो कम करे वो अलग बात है, लेकिन स्टार्टिंग में उसे तो रिक्वायर्ड ही होगा, ठीक है, उसे रिक्वायर्ड होगा स्टार्टिंग में। चलो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो दिया गया है कि मोटर ए है जो आपका वाइडर स्लॉट बनाया गया है और दूसरा मोटर बी है जिसका डीपर स्लॉट बनाया गया है। तो डीप बार का मतलब है ना, बी का मतलब क्या है डीप बार, तो यहाँ पे क्या होगा टार्क ज़्यादा मिलेगा, बस देख के बताना है आपको, ठीक है। ज़्यादा ये सब में क्वेश्चन में आपको नहीं सोचना है ना, मोटर बी जो होगा स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मोटर ए, ठीक है। इस टाइप का देखो क्वेश्चन देखने में लगता है बड़ा है, लेकिन बस आपको छोटा सा यहाँ पे पकड़ना है उस चीज़ को। अगला भी वही क्वेश्चन यार, देखो डीप बार रोटर या फिर डबल केज रोटर हम लोग क्यों बनाते हैं भाई, सिंपल पता होगा सबको आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं इंक्रीज स्टार्टिंग टार्क को। आगे यहाँ पे जो है जस्ट 1 सेकेंड, चलो आगे यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर द करेंट इंड्यूस इन रोटर, यानी ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ डबल केज, स्टार्टिंग में जो है डबल केज रोटर में जो करंट इंड्यूस होगा रोटर में, वो मेनली ऊपर से ही तो इंड्यूस होगा ना, रिएक्टेंस कम होता है ऊपर का भाई, तो करंट ऊपर से ही तो इंड्यूस होगा ना। रिएक्टेंस कम होने का मतलब इम्पीडेंस कम हो जाएगा ऊपर का, करंट ऊपर से फ्लो होगी। लेकिन रनिंग कंडीशन में स्लिप आ जाता है ना, तो स्लिप के आने की वजह से जो नीचे साइड का जो रिएक्टेंस है वो आपका स्लिप पे डिपेंड करता है, वो वैल्यू कम हो जाती है ना, तो करंट नीचे चला जाता है, इम्पीडेंस कम नीचे हो जाता है तब। तो यहाँ पे क्या होगा 208 का बी हो जाएगा, अपर वाइंडिंग से फ्लो होगा ना, करंट ऊपर से ही फ्लो होगा, तभी तो टार्क ज़्यादा मिल जाएगा ना, रेजिस्टेंस ऊपर का ज़्यादा हम लोग रखते हैं, ये एडवांटेज होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो स्क्वायरल केज का जो एडवांटेज होता है ना, क्या क्या एडवांटेज होता है यार, ये अपने से पढ़ना सही होगा ना, क्योंकि ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन है और इसको जो है एक वन लीनियर क्वेश्चन के फॉर्म में आपको लेना है। क्या करना है, वन लीनियर क्वेश्चन के फॉर्म में इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द एबव है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, वन लीनियर के फॉर्म में, वन लीनियर का फॉर्म का मतलब देखो स्क्वायरल केज है ना, तो ये इनिशियल मेंटेनेंस का फ्लो होता है, स्पीड है इसका कांस्टेंट होता है इसका, ये सब जानकारी रखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन मतलब उठा के दे सकता है एग्जामिनर। तो मेरे कहने का मतलब ये एक तरीके का थ्योरी में लेकर समझो, जितने भी ऑल ऑफ द, देखो कहीं भी अगर ऑल ऑफ द एबव है तो उसको रटो मत, उसको ऑल ऑफ द एबव पे क्लियर करके मत छोड़ो, जितने भी लाइन है उसको वन लीनियर के फॉर्म में रखो और वहाँ से चीज़ों को समझो, क्योंकि एग्जामिनर वहाँ से भी क्वेश्चन उठाया है, मैंने इस चीज़ को देखा हुआ है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के डिसएडवांटेज देखो यहाँ पे दे दिया है, आप एडवांटेज अलग पढ़ लो और डिसएडवांटेज अलग पढ़ लो, आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके बीच का डिफरेंस पूछेगा कि स्क्वायरल केज में पावर फैक्टर ज़्यादा होता है कि कम होता है, तो आप बता सकते हो दोनों को अगर पढ़ लोगे तो आई थिंक आप इस चीज़ को समझ रहे होगे ना। तो दोनों का डी होगा ऑल ऑफ द एबव, तो ऑल ऑफ द एबव को आप अपने से पढ़ो, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आप ही को। अब देखो ये भी है स्लिप रिंग इंडक्शन, वो स्क्वायरल का था और यहाँ पे स्लिप रिंग का एडवांटेज है, अगले वाले में स्लिप रिंग का डिसएडवांटेज है, तो इसको भी आप अपने से ही पढ़ो, ऑल ऑफ द एबव और ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो आई थिंक समझ रहे होगे बात। फॉर स्टार्टिंग टार्क द मोस्ट सुटेबल 3-फेज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मतलब स्टार्टिंग जो टार्क होता है वो स्लिप रिंग में हाई होगा ना, हाई स्टार्टिंग चार्ज चाहिए तो स्लिप रिंग इंडक्शन या फेज बाउंड वाले में ही ज़्यादा होगा ना, तो पहला ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एसी मोटर वाइडली यूज, सबसे ज़्यादा किसका यूज़ किया जाता है भाई, तो हम स्क्वायरल केज का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सस्ता एडवांटेज जब आप पढ़ लोगे ना स्क्वायरल केज का तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ना। तो ऊपर एडवांटेज दिया था, पढ़िएगा आराम से रोक के। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर नॉट फेवर वेन द मेन कंसिडरेशन, हाई स्टार्टिंग टार्क नहीं होता है, स्क्वायरल केज का हाई स्टार्टिंग टार्क नहीं होता है, इसलिए हम इसे उतना मतलब वैसे एरिया पे नहीं यूज़ करेंगे जहाँ पे टार्क मतलब नॉट फेवर, मतलब वहाँ पे मेन कंसिडरेशन इसका ये नहीं है हाई स्टार्टिंग टार्क, ठीक है। इसका मेन कंसिडरेशन की प्राइस कम होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, हाई एफिशिएंसी, पावर फैक्टर थोड़ा अच्छा होता है, इसलिए यूज़ करते हैं ना। टार्क के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते, तो यही पूछा है नॉट फेवर। आपका यहाँ पे अगला है जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, इसको रिकमेंडेड पार्टिकुलर किस एरिया के लिए करते हैं, तो हमें पता है यार कि यहाँ पे जो है
ऑल ऑफ द अबव। देखो स्टार्टिंग चार्ज ज़्यादा चाहिए तब यूज़ कर लो, और फ्रिक्वेंट स्टार्टिंग मतलब आपको बहुत जल्दी से स्टार्ट करना है, बहुत जल्दी से रोकना है, बहुत जल्दी से रिवर्स करना है, तो उस कंडीशन में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर काफ़ी सूटेबल होता है। तो यहाँ पे भी ऑल ऑफ द अबव फीचर है, ठीक है। अगला वाला भी देखो, यहाँ पे जो इंडक्शन मोटर है अगर इसको सिंक्रोनस मोटर से कंपेयर करें तो यहाँ पे एडवांटेज क्या क्या होगा इंडक्शन मोटर का। तो ये सेल्फ स्टार्ट होता है, इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होता है भाई, और सिंक्रोनस नहीं होता है। जब आपको सिंक्रोनस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बस समझना है तो ये समझ लो। ये स्टेटर होता है 3 फेज की, जब आप इसमें सप्लाई दोगे तो पर्टिकुलर टाइम पे पर हाफ साइकिल में कभी नॉर्थ कभी साउथ बनेगा यहाँ पे, तो ये चेंज होता रहेगा भाई, नॉर्थ साउथ हमेशा हर जगह चेंज होता रहेगा। और यहाँ पे रोटर होता है, यहाँ पे डीसी सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पे तो पोलरिटी फिक्स होगी नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पे क्या करेगा ना, एक टाइम ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और उसी टाइम रिपल्सन फोर्स लगेगा, मतलब दोनों टाइम अट्रैक्शन रिपल्सन होगा। तो ये बेचारा रोटर नहीं समझ पाएगा कि इधर घूमना है हमें, ठीक है। तो इसलिए ये सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाता है। इसलिए इसे जो है हम पॉनी मोटर या 3 फेज इंडक्शन मोटर लगा के इसे घुमा लेते हैं, और इसकी जब स्पीड 70 से 80% पहुंचा देते हैं, तब यहाँ पे डीसी सप्लाई देते हैं तो नॉर्थ साउथ बनता है। तो एक ऐसा कंडीशन आता है ना कि इसको अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब सिंक्रोनाइज हो जाता है ना। अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ बनेगा, इसको अट्रैक्ट करके घुमा देगा इसी डायरेक्शन में। तो वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है ना। इंडक्शन तो सेल्फ स्टार्ट होगा यार, इसमें कौन सा है, इसमें तो आपका यहाँ पे एमएफ इंड्यूस होगा, आप करेंट फ्लो होगा, अपोजिंग नेचर एमएफ मतलब फील्ड होगा, और मेन फील्ड फ्लक्स का अपोज करेगा। घूमने के लिए कौन है, रोटर है तो रोटर घूम जाएगा, स्टेटर तो घूमेगा नहीं। तो देखो इंडक्शन मोटर के क्या क्या एडवांटेज है अगर कंपेरिजन करो सिंक्रोनस से, तो इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव है। इसको भी आपको पढ़ लेना है पूरा अच्छे से, ठीक है ना, कि क्या क्या एडवांटेज है। अनबैलेंस थ्री फेज वोल्टेज सप्लाई टू इंडक्शन मोटर विल केस एक्सेसिव हीटिंग इज ड्यू टू, ये स्टेटर में होगा। देखो यहाँ पे क्या होता है कि 3 फेज की सप्लाई अगर मोटर में अगर मान लो दे रहा हो, बैलेंस नहीं है तो भाई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी ना। जब आप सप्लाई भी दे रहे हो तो वो बैलेंस नहीं है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी जो सेटअप होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। और नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब कि यहाँ पे जो स्टेटर वाइंडिंग में जो करंट होगी, यानी ये बोल सकते हैं हम लोग कि अनबैलेंस करंट फ्लो होगी, यानी हीटिंग के चांसेस क्या है, अनइक्वल हीटिंग होगी। स्टेटर में क्या होगा भाई, अनइक्वल हीटिंग का मतलब एक्सेसिव हीटिंग बढ़ जाएगा ना, तो आपका स्टेटर में ही हो जाएगा वो चीज़। अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज इज गिवन द 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर विल कीप द, अनबैलेंस सप्लाई दोगे तो यहाँ पे निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट यहाँ पे ब्रेकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है ना, डेल्टा है। तो अनबैलेंस यहाँ से देखो, अनबैलेंस जब सप्लाई होगी तो ये आपका निगेटिव सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और 3 पे ब्रेकिंग पर्पस के लिए भी कभी कभी ये ब्रेकिंग पर्पस का मतलब मेनली कभी कभी मोटर रुकना भी स्टार्ट हो जाएगा ना, स्लो हो जाएगी उसकी स्पीड, रुकने के कंडीशन पे आ जाएगा वो। तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट। सिंगल फेज प्रिवेंटर का यूज कहाँ पे करते हैं भाई, तो हम इसका यूज करते हैं प्रोवाइड द प्रोटेक्शन इन द इवेंट ऑफ नॉन अवेबिलिटी ऑफ द वन ऑफ द फेजेस। मतलब वहाँ पे हम सिंगल फेज प्रिवेंटर का मतलब वहाँ पे यूज करते हैं ना, मान लो 3 फेज है और अचानक से एक फेज वहाँ पे क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, जल जाए, कुछ भी हो जाए, उसी से बचने के लिए यहाँ पे सिंगल फेज प्रिवेंटर यूज करते हैं। ये देखो दिया भी गया, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन इन द इवेंट नॉन अवेबिलिटी ऑफ वन ऑफ द फेज। तो ये चीज है आपका। ये 21 वाला क्वेश्चन देख लेना ना, पढ़ लेना, और इसका आंसर जो है आपका सी होगा। इसको बस आपको ये समझना है ना, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन में क्या है देखो। यहाँ पे ये है ना, बस कुल मिला के यहाँ पे ओपन ये डेल्टा स्टार, देखो यहाँ पे इंडक्शन मोटर फेड फ्रॉम द बैलेंस 3 फेज सप्लाई। इंडक्शन मोटर को अगर 3 फेज बैलेंस सप्लाई फेड करते हैं जिसमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी थ्रू द बैंक सिंगल फेज 3 ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू डेल्टा ओपन द बैंक इज फॉल्ट इज रिमूव लोडेड एक्सटर्नल विल सप्लाई द टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या है, ओपन डेल्टा का कनेक्शन है ना, तो यानी 2 डेल्टा होगा, तो इस कंडीशन में जो इसकी कैपेसिटी होगी वो 57.77% डाउन हो जाएगी ना। मशीन विल कैन लोडेड एक्सटेंड द 57.77 आपका सप्लाई। ये आपका ट्रांसफार्मर से रिलेटेड किया गया है क्वेश्चन को। तो बस आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये ओपन डेल्टा का जो कनेक्शन होता है ये आपका
प्रोवाइड द बैलेंस सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पे जब आप यूज़ करेंगे तो रिड्यूस द रेटिंग, इसकी जो रेटिंग होगी वो रिड्यूस हो जाएगी भाई, ठीक है। तो इसकी रेटिंग आपको 57.77% रिड्यूस हो जाएगी। 22 वाले क्वेश्चन में भी वही चीज़ क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है और इससे स्टार्ट किया जा रहा है। वन ऑफ द फेज इज नॉट अवेलेबल, एक फेज अवेलेबल नहीं है भाई, 2 ही फेज है, तो ये ओपन डेल्टा का कंडीशन आप ले चल सकते हो। तो यहाँ पे जो है ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा डी को छोड़ के, ठीक है। इस स्टार्ट एंड ऑपरेट एट द लोअर स्पीड, ये गलत होगा, बाकी सभी सही होगा ना, तो ये मेन आंसर ये होगा, ठीक है। एक तो आप अगर दो फेज अगर आप देते हो तो वो तो हमिंग होगा ना, रिक्वायर्ड फ्लक्स बनेगा नहीं तो आवाज जाएगा, और लोड को आप 57% से ज़्यादा रख भी नहीं सकते हो वरना मोटर रुक जाएगी। तो पढ़ लीजिएगा ना, ऑल ऑफ द एबव होगा, सभी फंक्शन होगा। तेईस वाला भी देखो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है, तो ये भी जो है 23 वाला जो है सी जो है करेक्ट है, तीसरा और चौथा। 3 फेज इंडक्शन मोटर अगर 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करो, एक फेज लाइन को अगर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो मोटर तो कंटिन्यू रन करेगा लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और 57.77% से जो लोड होगा वो कम ही रखोगे तभी रन करेगा ना, उसे बढ़ा दोगे तो कम नहीं करेगा। और यहाँ पे देखो रोटर करंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी, फॉरवर्ड फ्रीक्वेंसी यानी फॉरवर्ड स्लिप कितना होता है, एस होता है ना, और बैकवर्ड स्लिप कितना होता है, 2 - एस होता है। ये आपको बुक में प्रूफ किया गया है। अब यहाँ पे प्रूफ करने से कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। फॉरवर्ड स्लिप एस होता है, एस इंटू एफ, बैकवर्ड स्लिप 2 - एफ होता है ना। ये फ्रीक्वेंसी जो होगी स्लिप फ्रीक्वेंसी, ये आपका वो जो है बदल जाएगा, ठीक है। तीसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं आपका। यहाँ पे देखो ये दे रहा है ना कि अगर इंक्रीज इन सप्लाई वोल्टेज 3 फेज इंडक्शन मोटर विल नॉट केस द, ये बोल, तो देखो यहाँ पे इसकी स्पीड डाउन नहीं होगी भाई, और कोर लॉस भी जो होगा एज वेल एज कोर लॉस। अगर सप्लाई वोल्टेज अगर बढ़ाते हो ना तो रिक्वायर्ड करंट बढ़ जाएगी, रिक्वायर्ड फ्लक्स बढ़ जाएगा, रिक्वायर्ड टार्क यानी बढ़ जाएगा, यानी जो इसकी स्टार्टिंग में जो टार्क बढ़ेगा तो स्टार्टिंग में इसकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये पूछ रहा है ना कि अगर सप्लाई वोल्टेज बढ़ाओगे तो ये क्या विल नॉट केस, क्या कारण नहीं होगा, तो स्पीड डिक्रीज नहीं होगा और कोर लॉस भी डिक्रीज नहीं होगा, ये गलत है भाई, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई देखो यहाँ पे क्या है ना कि मोटर को जब आप सप्लाई वोल्टेज बढ़ाओगे तो स्टेट ऑफ हिल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ उसके रिक्वायर्ड करंट और रिक्वायर्ड फ्लक्स बढ़ जाएगा, जिससे वहाँ पे क्या होगा, कोर लॉस बढ़ेगा भाई। फ्लक्स बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कोर लॉस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है आपका स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीज इन स्पीड दिया है तो ये गलत है आपका। 25 वाले में देखो दिया है कि अगर सप्लाई वोल्टेज को 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम कर दिया जाए तो क्या होगा, टार्क कम हो जाएगा ना, क्योंकि टार्क जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज के काफ़ी इन्वर्सली फॉर्म में डिपेंड करता है। तो 225 के यहाँ पे इंक्रीज इन टार्क सप्लाई वोल्टेज, जस्ट 1 सेकेंड, विल नॉट केस, क्या कारण नहीं होगा ना, तो ये आपका इंक्रीज इन टार्क नहीं बढ़ेगा भाई। सप्लाई वोल्टेज जब आप कम करोगे तो यहाँ पे जो टार्क होगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा ना, तो ये बोला इंक्रीज इन टार्क, तो गलत है ना। ये आगे भी दिया है कि नॉट केस, कौन सा कारण नहीं होगा, तो बी वाला जो रीजन है वो आपका नहीं होगा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट द रेटेड टार्क इफ द सप्लाई वोल्टेज को अगर 75% नॉर्मल वैल्यू का कर दिया जाए, तो यार जब नॉर्मल वैल्यू करोगे तो मोटर क्या हो जाएगा, हीट होगा। मतलब अगर सप्लाई वोल्टेज नॉर्मल का 75% डाउन कर रहे हो ना, तो जो टार्क होगा वो टार्क भी तो डाउन हो जाएगा ना, तो रिक्वायर्ड टार्क मिलेगा नहीं, तो वो हीट होना स्टार्ट हो जाएगा ना। टार्क मिलेगा ही नहीं तो करंट ज़्यादा लेना स्टार्ट करेगा मोटर, और हीट होगा तो जलने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देखो, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैविंग द रेटेड स्लिप 4% है और फुल लोड हैविंग स्टार्टिंग टार एंड द फुल लोड टार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पे 5 टाइम द फुल लोड करेंट, ये देखो फुल लोड का स्टार्टिंग जो टार्क होगा वो 1.5 से लेकर 2 तक जाएगा, और स्टार्टिंग जो करंट होगी वो 5 से लेकर 6 तक जाएगा। तो बस आपको 5 टाइम्स यहाँ पे लेके चलना है ना, ठीक है। यहाँ से अगर आप प्रूफ करना भी चाहो तो हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अगर प्रूफ करना चाह रहे हो
तो स्टार्टिंग करंट जो होती है फुल लोड करंट का रेशियो होता है, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग करंट होगी वो फुल लोड करंट का स्क्वायर और इनटू फुल लोड स्लिप होगी। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग करंट निकालना है कि भाई स्टार्टिंग में कितना करंट होगा, तो ये हो जाएगा आपका फुल लोड करंट, और यहाँ पे ये फुल लोड करंट है, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे स्टार्टिंग टार्क और अपन फुल लोड टार्क। यहाँ पे स्टार्टिंग करंट निकालना है तो इसको होल्ड करे रहो, इसको नीचे लेके आ जाओ। इसको नीचे लेकर आओगे तो जस्ट 1 सेकेंड यार। हाँ देखो यहाँ पे क्या है ना कि डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग करंट बराबर निकाल लीजिएगा ना, ये आपका ऐसे है, ये नीचे आ जाएगा, और ये स्क्वायर है तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, इधर अंडर रूट कर दिया हमने। स्लिप नीचे आएगा, स्लिप का भी अंडर रूट हो जाएगा, तो ये S इंटू एफ ये भी अंडर रूट में हो जाएगा। और ये फुल लोड करंट है, स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट में करोगे तो स्क्वायर इसको अंडर रूट कर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्टिंग करंट में कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग की जो करंट है फुल लोड करंट का, अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो स्टार्टिंग और फुल लोड टार्क है, इसका रेशियो अगर मान लो 1 ले लेते हैं हम लोग, इसका रेशियो मान लो 1 ले लो, और ये फुल लोड करंट है। और इस स्लिप यहाँ पे दे रखा है ना, बस स्लिप से हमें यहाँ पे बताना था। तो यहाँ पे स्लिप का मान कितना है 0.04 है, और इसको जब आप करोगे ना तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5 आएगा ना, 5। और ये फुल लोड है आपका करंट, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग करंट होगी वो फुल लोड का 5 टाइम आएगा आपका, अगर पर्टिकुलर स्लिप को देख के बताना है तो ये है। लेकिन प्रूफ करने से कोई मतलब नहीं है, बस आपके ये रेंज याद रखिएगा ना। अगर यहीं पे टार्क पूछता है तो 1.5 से लेके 0.2 तक मार सकते हो, तो ये भी ध्यान दे सकते हो और यहाँ से प्रूफ भी कर सकते हो। कुछ लोगों को अगर ये नहीं समझ में होगा कि इस इक्वेशन को मैंने कैसे लिखा है, तो देख लो भाई, यहाँ पे स्टार्टिंग करंट अपन फुल लोड करंट का स्क्वायर, और ये आपका क्या है इधर स्टार्टिंग टार्क अपन फुल लोड टार्क है, ये नीचे चला जाएगा, तो नीचे का मतलब ये फुल लोड टार्क होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको स्क्वायर कर दो, ये अब ये स्क्वायर इधर है ना, तो इसको हटा के इधर अंडर रूट कर दो, इन सबों के नीचे अंडर रूट आ जाएगा, और इधर स्टार्टिंग करंट हमारा फुल लोड करंट बचेगा, इस फुल लोड करंट को यहाँ पे लेके आ जाओ, ये हट जाएगा। बस वही फार्मूला यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज़ किया ना, तो किसी को डाउट होगा तो ये आप देख लीजिएगा। और बस आपका स्टार्टिंग और फुल लोड टार्क हमने माना कि इक्वल है, स्टार्टिंग में जो टार्क हम मान लेते हैं कि इक्वल है यानी 1, और यहाँ पे स्लिप को जो डिफरेंस दिया है, स्लिप लेके हम यहाँ पे करंट बता देंगे कि कितना करंट हमारा कितने टाइम यहाँ पे जो करंट है वो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। 3 फेज 480 वोल्टेज और 60 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर ऑपरेट हो रहा है 50 हर्ट्ज की सप्लाई पे। मोस्ट सेटिस्फैक्टर सप्लाई वोल्टेज इन मशीन वुड बी। यहाँ पे ये सप्लाई वोल्टेज देखो, यहाँ पे क्या होता है ना कि जो अगर हमें फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को सेम रेशियो में बढ़ा लो या सेम रेशियो में घटा लो। यानी हमें ये पता है कि वोल्टेज फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली फॉर्म में होगा, यानी ये V1/V2 और F1/F2 का रेशियो अगर लेके चलते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि नहीं V2/V1 ले लो और F2/F1। तो यहाँ पे जो V2 निकालना है हमें, V2 निकालने के लिए हमें V1/F2/F1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे F2 की यहाँ पे जो है जस्ट 1 सेकेंड, ये F1 है और ये आपका F2 है। तो F2 कितना है आपका 50 ऊपर होगा और नीचे F1 कितना है 60, और V1 सप्लाई वोल्टेज कितना है आपका 480 है। तो यहाँ पे आप 480 रख लो और ये गुणा करके इसे कैलकुलेट करोगे तो 400 वोल्टेज आपका मिलेगा ना। तो ये आपका पूछा गया था कि कितने सप्लाई वोल्टेज पे ऑपरेट होगा। फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है तो हम सेम रेशियो में बढ़ाएंगे घटाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 400 वोल्टेज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। आगे यहाँ पे है जो स्टार्टिंग टार्क होता है इंडक्शन मोटर का, वो कैसे वेरी करता है। तो स्टार्टिंग जो टार्क होता है वो V यानी फुल, ये यहाँ से आप बता सकते हो ना। स्टार्टिंग टार्क जो है फ्रीक्वेंसी का लेके टर्म यहाँ पे बताना है यार। देखो यहाँ पे क्या है ना कि स्टार्टिंग में जो टार्क होगा, स्टार्टिंग में टार्क जो होगा, अगर स्टार्टिंग टार्क वही आपका S/x2 स्क्वायर होता है ना, तो ये आपका क्या होगा 2πf यानी फ्रीक्वेंसी स्क्वायर होगा, ठीक है। स्लिप मैक्स हो जाएगी ना, तो x नीचे क्या होता है रिएक्टेंस होता है ना, तो उसी का वही स्टार्टिंग जो टार्क होगा वो
S2 स्क्वायर, ये होता है ना आपका स्टार्टिंग टार 1s इंटू x2 का स्क्वायर, x बराबर क्या होता है 2 पाई एफ स्क्वायर। तो वही स्टार्टिंग टार फ्रीक्वेंसी, उसी रिलेशन से ये रिलेशन आपका बना हुआ है, ठीक है। ये आपका कहाँ से है मैंने बता दिया, उसी फार्मूले से आपका बनता है जो स्टार्टिंग वाला कंडीशन है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। तो आगे चलते हम लोग। इंक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, क्या चीज़ यहाँ पे आपका डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो है स्टार्टिंग और फुल लोड करंट जो होगी और स्टार्टिंग एंड मैक्सिमम रनिंग टार्क, ये हो जाएगा आपका डिक्रीज। देखो यहाँ पे जो स्टार्टिंग जो करंट होगी ये फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली डिपेंड करेगी, और जो स्टार्टिंग टार्क होगा या फिर जो मैक्स टार्क होगा, ये दोनों जो है आपका फ्रीक्वेंसी यूनिवर्सली फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के टर्म में डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, जब आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग एंड फुल लोड करेंट एंड स्टार्टिंग एंड मैक्सिमम रनिंग टार्क, ये सब क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज होगा ना आपका। देखो सब यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है यार, तो इसको बढ़ाओगे तो सब डाउन हो जाएगा, ये डिक्रीज बोला हुआ है ना, सब डाउन हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आप याद रखिएगा, ये याद रखना, रिलेशन बेनिफिट करेगा आपको। द साइज ऑफ हाई स्पीड मोटर, अगर यहाँ पे कंपेरिजन टू लो स्पीड मोटर 6 वाट, देखो यहाँ पे स्पीड बढ़ाने से किलोवाट की रेटिंग बढ़ जाती है, चीज़ ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्मॉलर हो जाएगा ना, जो साइज है हायर स्पीड मोटर की वो क्या होगी, हायर ही होगी, मतलब रेटिंग क्या होगी भाई, हाई होगी ना। लेकिन ये बोला है कंपेरिजन करना है हमें, लो स्पीड मोटर है तो किलोवाट रेटिंग क्या होगी, तो अगर लो स्पीड है तो किलोवाट रेटिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए हम स्मॉलर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपका यूज़ ध्यान देना है कि जो स्पीड होती है वो किलोवाट होती है, रेटिंग स्पीड बढ़ा दोगे किलोवाट रेटिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे देखो अब 32 वाले में, जस्ट 1 सेकेंड यार, 32 सेकंड में यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया इस क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडक्शन मोटर विल ऑपरेट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, सबसे कम पावर फैक्टर पे जो जिसकी रेटिंग कम होगी ना और स्पीड देखो ज़्यादा है और इसकी पावर फैक्टर बहुत ही कम हो गई, तो रेटिंग मान लो है 950 RPM पे है इसका, तो यानी 950 पे है, तो ऑपरेट इन द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर लो कराने का मतलब करंट ज़्यादा कर दो। तो ये इसकी स्पीड भाई कम है ना, तो करंट ज़्यादा ही तो चाहिए ना, इसको रेटेड स्पीड पे मेंटेन करना होगा ना, तो उससे ज़्यादा चाहिए, तो करंट यहाँ पे ज़्यादा लेगा तो पावर फैक्टर कम हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड देखो ज़्यादा है और यहाँ पे देखो स्पीड कम है, लेकिन यहाँ पे रेटिंग बढ़ गया है ना, तो यहाँ पे पावर फैक्टर सही हो जाएगा। तो लोएस्ट आवर पावर फैक्टर आपका यहाँ पे ये वाला सही होगा, मतलब देख के इसको बताना है आपको। फॉर स्टार्टिंग 3-phase इंडक्शन मोटर वाइंडिंग इज टू बी कनेक्टेड टू 3-phase AC सप्लाई। तो ये होता है स्टेटर में हम लोग 3-phase की सप्लाई देते हैं यार, ये सिंपल क्वेश्चन है आपका। स्टेटर में 3-phase की सप्लाई हम लोग क्या करते हैं, देते हैं। जो स्टार्टिंग करंट होता है 3-phase इंडक्शन मोटर का वो कितना होता है फुल लोड करंट का, तो मैंने बताया था ना कि 5 से 6 टाइम बढ़ाना है आपको, 5 से 6 का मतलब वही 5 से 7 करंट दिया गया। पर्पज ऑफ स्टार्टर के यहाँ पे पर्पज क्या होगा, तो सिंपल पर्पज वही है आपका कि लिमिट कर देगा स्टार्टिंग करंट को। द फॉलोइंग स्टार्टिंग मेथड इंडक्शन मोटर इनफेरियंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू पुअर स्टार्टिंग टार पर एम्पियर लाइन करंट इज ड्रॉ। तो यहाँ पे क्या है सीरीज इंडक्टर मेथड अगर यहाँ पे यूज करते हो ना तो यहाँ पे पुअर स्टार्टिंग टार्क मिलेगा। सीरीज इंडक्टर मेथड में क्या होता है कि स्टार्टिंग वोल्टेज और करंट दोनों डाउन हो जाएगा, और ये चीज़ है आपका पहला ऑप्शन सही होगा। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कैन बी यूज फॉर स्मॉल कैपेसिटी। तो यहाँ पे है ये हम स्क्वायरल केस एंड वेन वाउंड दोनों टाइप के लिए यूज करेंगे। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में क्या होगा, स्टार्टिंग की जो करंट हो जाएगी वो शॉर्ट सर्किट करंट के इक्वल होगी, ठीक है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में जो होता है ना, स्टार्टिंग में जो करंट यहाँ पे चाहिए वो शॉर्ट सर्किट करंट के इक्वल होगा। बाकी अदर में क्या है, अदर मेथड यूज़ करते हो तो स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है, तो इसलिए ये आपका स्क्वायरल और दोनों टाइप के लिए इक्वल हो जाएगी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है फॉर स्टार्टिंग स्मॉल इंडक्शन मोटर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इज यूज टू प्लेस द आयरन क्लैड ट्रिपल होल्स यूज। ये प्रोटेक्शन और ओवरलोड से यूज के लिए दिया जाता है आपका, ठीक है।
प्रोटेक्शन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड एंड अंडर वोल्टेज के लिए। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टिंग मेथड एंड इंडक्शन मोटर विल ड्रॉ द लार्जेस्ट स्टार्टिंग करेंट। सबसे ज़्यादा ये लंबा स्टार्टिंग करेंट कौन लेगा भाई? तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर ही लेगा ना, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर ही, क्योंकि डायरेक्ट स्टार्ट करोगे तो सबसे ज़्यादा करंट भी यही लेगा। स्टार्टिंग करेंट जो होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर का अगर 5 टाइम है रेटेड करेंट का और ये 4% स्लिप पे ऑपरेट हो रहा है तो रेशियो जो होगा स्टार्टिंग टार्क और फुल लोड टार्क का बताना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके आ सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये सब आपको क्वेश्चन करना होगा। तो देखो यहाँ पे आपको मैंने एक फार्मूला भी बताया था, इससे पहले ये क्वेश्चन हो चुका है। स्टार्टिंग जो टार्क होता है वो फुल लोड टार्क का होता है, आपका इक्वल होता है स्टार्टिंग करेंट अपॉन फुल लोड करेंट, ये हो जाएगा स्क्वायर इंटू फुल लोड स्लिप। ये फार्मूला याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको स्टार्टिंग करेंट और रेटेड करेंट कितने टाइम है? 5 टाइम है, तो ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लो। और यहाँ पे स्लिप कितना है? 4%, तो स्लिप ले लो 4 को परसेंटेज नॉर्मल बदल लीजिएगा, 4 हो जाएगा। 5 या 25 और 25 चौको 100, यानी ये टोटल हो जाएगा आपका 1, ठीक है। सी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को मान लो रेटेड स्लिप 2% है फुल लोड पे और स्टार्टिंग टार्क मान लो 50% है, तो स्टार्टिंग करंट कितना होगा? वही फार्मूला यूज़ करना ना, अभी जो मैंने ऊपर जस्ट लिखा है ना वही फार्मूला यूज़ करना और फार्मूले को इस फॉर्म में बदल लेना। जैसे मैंने पीछे भी बताया था आपको कि स्टार्टिंग करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा और ये आपका स्लिप भी जो होगा फुल लोड स्लिप भी अंडर रूट में हो जाएगा ना। ये बताया था ना पीछे, अभी नहीं बताया, नहीं याद होगा तो फिर वीडियो दोबारा देखिएगा, पता चलेगा आपको, ठीक है। आई थिंक याद होगा तो फिर आपको कंफर्म है। तो यहाँ पे जो फुल लोड करंट हो गया, यहाँ पे स्टार्टिंग और फुल लोड टार्क कितना है भाई? स्टार्टिंग फुल लोड टार्क जो है आपका कितना है? 50% है, तो नॉर्मल में बदल लो इसे। और फुल लोड स्लिप कितना है? स्लिप कहाँ गया आपका? 2% है, नॉर्मल में बदल लो 0.02। बस इसको 0.5 का और इसको जो है दोनों को कंप्लीट कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है। ये 5 आ जाएगा ना। नहीं भी कैलकुलेट करना है तो बस ये समझो कि 5 से लेके 6 के बीच में जो भी करंट होगी ना वही होता है आपका आंसर। अगर नहीं भी आपको कैलकुलेट करना है तो बस ट्रिक याद रख लो कि 5 से लेके 6 टाइम आपको करंट लेना होता है, तो 2, 4, 5 इक्वल टू ना 5 टाइम होती है। अगर नहीं भी करना हो तब की बता रहा हूँ, लेकिन चांसेस है कि आपको कर ही लीजिएगा। ये तो शॉर्ट ट्रिक है, मैक्सिमम आपके मतलब इसी टाइप के आंसर मिलेंगे। अगर नहीं आएगा तब करना है ऐसा, ठीक है। 5 से लेके 6 तक यही रेंज होता है, और बहुत तो 7 जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। 5 टाइम देगा, 6 टाइम देगा, 7 टाइम देगा, तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये ट्रिक बता रहा हूँ, तो ये ऑल टाइम अप्लाई मत करिएगा ना, कोशिश करिएगा अपना करने का। 42 वाले का भी देखो वही है यार, इसको भी कर लीजिएगा ना। देखो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग करंट और इंडक्शन मोटर में 5 टाइम है फुल लोड करंट का, और स्लिप इतना है। स्टार्टिंग रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क, मतलब स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क बताना। जो अभी हमने 240 वाला क्वेश्चन कराया है उसी पे करना है भाई, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन आप भी करो, तभी पता चलेगा ना कि कितने चीज़ों को आप सीख रहे हो। तो इसका भी आंसर ये हो जाएगा। बस इसका स्क्वायर करना, इसको बदल लेना, गुणा कर लेना, काम खत्म। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, तो 42 का कर लीजिएगा, 42 का सी आंसर, 42 का सी आंसर सही होगा। तो यहाँ पे देखो 43 और 43 और 44 को यहाँ पे निलेजिबल कर दो, कोई मतलब नहीं होगा, क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। विद डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इंडक्शन मोटर हीटिंग ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन इनिशियल इनर्शियल लोड इज प्रोपोर्शनल टू द, तो यहाँ पे इनर्शियल लोड जो प्रोपोर्शनल होगा, जो भी यार जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो पावर होगा, फ्लक्स होगा, उसी के तो प्रोपोर्शनल होगा। इनर्शियल लोड का मतलब जो आप लोड देना चाह रहे हो, तो जब फ्लक्स होगा तभी तो लोड मेंटेन होगा ना, डी सही होगा। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग करना है 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर का,
रिएक्टर का हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं ओवर रजिस्टर। तो यहाँ पे रिएक्टर वाला जो मेथड होता है इसको ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। इसमें लेस पावर लॉस होता है और इसमें जो है अप्लाई वोल्टेज भी रिड्यूस कर सकते हो, पावर भी लॉसेस कम होगा। पहला ऑप्शन सही होगा। 247 में देखो यहाँ पे दिया गया है इफ द अप्लाइड वोल्टेज 3 फेज इंडक्शन मोटर में रिड्यूस कर दिया जाए एक्स टाइम, अगर एक्स टाइम वोल्टेज रिड्यूस कर रहे हो तो एक्स टाइम जो है शॉर्ट सर्किट या स्टार्टिंग करंट भी रिड्यूस हो जाएगी। तो एक्स से एक्स इंटू गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। यानी जो है ये फार्मूला अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था, स्टार्टिंग करंट बराबर फुल लोड करंट और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट फुल लोड करंट, तो इसी पर्टिकुलर वैल्यू के एक्स मान के स्क्वायर के फॉर्म में रख लो। इसी को एक्स मान के ये स्क्वायर होता है ना, तो ये भी आपका एक्स स्क्वायर होगा। तो जो वोल्टेज होता है आप एक्स के फॉर्म में कम करोगे और यहाँ पे जो स्टार्टिंग करंट और स्टार्टिंग टॉर्क रिड्यूस टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले एक्स और उसके बाद एक्स स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले तो आप वोल्टेज को कम करोगे तो एक्स आएगा और जब इसके कम होने की वजह से ये भी आ जाएगा तुरंत, तो कुछ टाइम बाद आएगा तो ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स और एक्स स्क्वायर क्यों आया, आई थिंक इसको आप समझ गए होंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर फ्रैक्शनल पर मल्टीपल ऑफ सप्लाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड सच दैट स्टार्टिंग करंट इज लिमिट टाइप 5 टाइम्स लोड करंट डेवलप द इतना। तो यानी कितने टाइम वोल्टेज को डाउन करें, ठीक है, कितने टाइम वोल्टेज को डाउन करें कि यहाँ पे जो टार्क है इतने टाइम्स हो जाए। तो इसको जो है देखो स्टार्टिंग जो टार्क होगा और फुल लोड टार्क मान लो ये हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं कितना, पहले एक्स टाइम में हम डाउन करेंगे फिर एक्स स्क्वायर में ऑटोमेटिक आ जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो है शॉर्ट सर्किट करंट और फुल लोड करंट कितना है 5 स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर रख लो। और स्लिप कितना है, फुल लोड स्लिप आपका, फुल लोड स्लिप यहाँ पे नहीं दिया है यार, फुल लोड स्लिप नहीं है भाई, ठीक है। फ्रैक्शनल पर मल्टीपल रिक्वायर्ड टू डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर लिमिट द करंट इतना मोटर डेवलप स्टार्टर। क्वेश्चन पता नहीं, देखो स्लिप नहीं दिया गया लेकिन फ्रैक्शनल मल्टीपल जो है अगर स्लिप 0.04 लेके चलते हो तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। और स्टार्टिंग करंट स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क जो होता है वो लगभग 1.5 टाइम्स होता है, मैंने बताया भी था। स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क 1.5 से लेकर 2 टाइम्स होता है, तो यहाँ पे आपको 1.5 टाइम्स रखना है, एक्स स्क्वायर रख लेना, एक्स स्क्वायर के यहाँ पे अंडर रूट करना 1.5 का, तो आपका आंसर बनेगा 1.26 कुछ ऐसे करिए, ठीक है। ये थोड़ा सा यार क्वेश्चन ही थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है या फिर डाउट टाइप का क्वेश्चन है आपका, तो इसको छोड़ ही दो तो बेटर रहेगा, ठीक है। वैसे बनाना है तो बना सकते हो, बी वाला आंसर सही होगा यहाँ पे, थोड़ा सा डाउट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। दो डाउट टाइप का क्वेश्चन यार देख लीजिएगा इसको। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखो, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर अगर स्टार्ट किया जाए बाय मीन द स्टार डेल्टा स्विच, तो कौन सा स्टार्टिंग करंट कितना होगा, 1/3 टाइम्स होगा ना। आगे यहाँ पे देखो जो स्टार्टिंग करंट होगी एंड टॉर्क ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर डायरेक्ट लाइन स्टार्टिंग 30 एम्पियर है और इतना फोर्स है, व्हाट इज करेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू विथ स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो यहाँ पे देखो स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करोगे तो स्टार्टिंग में जो करंट होगा वो कितना होगा, 1/3 टाइम्स कितना होगा आपका करंट कितना है भाई, 30 एम्पियर है, तो ये 30 एम्पियर का मतलब ये कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा, कैंसिल आउट करोगे, इसी वाले फार्मूले का यहाँ पे यूज़ करना हमें। तो 150 का पहला सही होगा ये। और अगर एम्पियर मतलब अगर क्या बोलते हैं यार कि अगर करंट डाउन हो रही है तो टार्क भी डाउन होगा, मतलब ये 300 का टार्क है तो 1/3/300 टार्क भी डाउन हो जाएगा 1/3 के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो दोनों अगर बाई करंट डाउन करोगे तो टार्क भी क्या हो जाएगा आपका डाउन हो जाएगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो करंट डाउन तो टार्क भी क्या हो जाएगा आपका डाउन होगा।
देखो स्टार्टिंग जो टार्क है अगर 80 न्यूटन डेवलप हो रहा है इंडक्शन मोटर में, ऑटो ट्रांसफार्मर में अगर हम टैपिंग 30% रखते हैं, अगर टैपिंग जो है ऑटो ट्रांसफार्मर का अगर हम 60% तक चेंज करें तो स्टार्टिंग टार्क कितना चेंज होगा। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी जो टैपिंग होती है वो के स्क्वायर के फॉर्म में डिपेंड करता है ना ऑटो ट्रांसफार्मर में। अगर वही स्टार डेल्टा स्टार्टर होता तो 1/3 मतलब 1/3 यानी के बटा 3 फॉर्म में डिपेंड करता। तो यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर यानी के पावर 3 में डिपेंड करेगा। तो यहाँ का मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग जो टार्क है ये आपका कितना न्यूटन है, 80 न्यूटन डेवलप कर रहा है। और यहाँ पे जो टैपिंग है 30 से 60 के बीच वैरी कर रही है, यानी के का मान जो है 0.60% को नॉर्मल में बदल लीजिएगा और इसको भी नॉर्मल में बदल लीजिएगा और इसको जो है स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 0.2 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा और 80 में गुणा कर लेना 300 ये हो जाएगा आपका 320, यानी स्टार्टिंग में टार्क में उसमें जो होगा 320 न्यूटन मीटर आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है आपका यहाँ पे स्टार्टिंग जो टार्क होगा ऑटो ट्रांसफार्मर से जब आप करोगे तो यहाँ पे जो के स्क्वायर के फॉर्म में मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के स्क्वायर होता है, उसी को हम यहाँ पे लेते हैं ना, तो ये आपका 320 न्यूटन बदल जाएगा। अगला भी क्वेश्चन सेम इसी तरीके के है। द पर्पज ऑफ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर, अगर हम इंडक्शन मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर से यूज कर रहे हैं इक्विवेलेंट टू ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो यहाँ पे देखो स्टार डेल्टा स्टार्टर से अगर आपको यूज करें ना तो ऑटो ट्रांसफार्मर में कितने से स्क्वायर होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के स्क्वायर में, मतलब ये स्टार्टिंग जो टार्क होगा इस फॉर्म में डिपेंड करेगा। और ऑटो क्या बोलते हैं स्टार डेल्टा में जो है वो 1/3 के फॉर्म में डिपेंड करेगा ना, तो के स्क्वायर और ये 1/3 को इक्वल कर लो। यहाँ से के बराबर कितना हो जाएगा 1/√3 यानी 1/√3, ये उसको ऊपर नीचे गुणा कर लो, √3 हो जाएगा, ऊपर नीचे 3 हो जाएगा, 1.7321 और नीचे 3 और इससे करोगे तो 57.7% बीज होगा, सही होगा। कंसीडर कर लो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर को लेके यूज 3-फेज इंडक्शन मोटर विकास। यहाँ पे देखो करेक्ट बताना है तो आपका डी करेक्ट होगा। ठीक है, पहला दूसरा यहाँ पे स्टार्टर का यूज़ क्यों करते हैं भाई, एक तो हीटिंग को बचाने के लिए और मिनिमम स्टार्टिंग करंट को प्रोवाइड करने के लिए ना, तो यहाँ पे आपका सिंपल 54, 55 और 56 ये क्वेश्चन सभी सेम है, कॉमन डाटा है भाई। तो देखो 54, 55, 56 भी बहुत इजी है, बस आपको यहाँ पे स्टार्टर वाला मेथड यूज़ करना है। ठीक है, स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क अपन स्टार्टिंग करेंट फुल लोड स्लीप, वही फार्मूला आपको यूज़ करना है ना, बाकी आपको इसमें कुछ नहीं करना है। तो डायरेक्ट लाइन वाला होगा तो डायरेक्ट रख देंगे स्टार्टर, अगर ये आपका स्टार डेल्टा होगा तो 1/3 कर लेंगे। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा मैं आपको फार्मूला बता दूं, फार्मूला का आइडिया यहाँ पे ले लो। जैसे मान लो अगर यहाँ पे आपको ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करेगा तो स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट ये के स्क्वायर होगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है आपका, और ये होता है शॉर्ट सर्किट करंट या स्टार्टिंग करंट अपन फुल लोड करंट का स्क्वायर, और ये होगा आपका फुल लोड पे स्लिप ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में है। और वही अगर मान लो स्टार डेल्टा अगर ले लेते हो तो क्या होगा, स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट 1/3 हो जाएगा आपका, बस यही चेंजेस होता है ना, शॉर्ट सर्किट करंट फुल लोड करंट का स्क्वायर और इनटू फुल लोड स्लिप, बस 1/3 होगा। और वही डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में क्या होता है, DOL लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इसमें तो आपका वही चलता है जो आपका पहले ही रहता है, शॉर्ट सर्किट करंट और फुल लोड करंट अपन फुल लोड स्लिप, बस। तो आपका यहाँ पे कुछ वेरी नहीं कर रहे हैं ना, बस वेरी यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर में के स्क्वायर, स्टार डेल्टा में 1/3 और डायरेक्ट ऑनलाइन में मैक्स 1 है तो मैक्स ही है। तो ये फार्मूला है, इसी फार्मूले का यूज़ करके इन तीनों क्वेश्चन को हमें करना है। तो मैं आपको यहाँ पे बस हिंट दे रहा हूँ, कैसे कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, कुछ करेंगे तभी आपको भी कंफर्म होगा ना।
देखो 3 पे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग करेंट जो है 7 टाइम है फुल लोड करेंट का, और स्लिप जो है 5% है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन में ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज़ किया गया है और वोल्टेज को रिड्यूस किया गया है 1.5 पर यूनिट स्टार्टिंग। ऑटो ट्रांसफार्मर कितना परसेंट डाउन होगा उसकी जो है इस मतलब कितना टैपिंग करना पड़ेगा कि उसका जो है 1 पॉइंट कितना परसेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बताना है, कितना परसेंट होगा कि जो स्टार्टिंग टू प्रोवाइड द 1.5 यूनिट स्टार्टिंग टार्क। ठीक है, यानी जो स्टार्टिंग टार्क है फुल लोड टार्क का 1.5 टाइम्स डाउन होगा, मतलब चेंज हो। पहला वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। तो देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं है, सिर्फ के की वैल्यू निकालना है आपको यहाँ पे। ठीक है, के की वैल्यू यहाँ पे निकालने पूछ रहा है आपको ये, और ये स्टार्टिंग टार्क और फुल लोड टार्क कितना है आपका, ये 1.5 है। क्वेश्चन को समझो, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया और वोल्टेज को रिड्यूस किया है स्टार्टिंग टू द प्रोवाइड इतना पर यूनिट स्टार्टिंग टार्क यानी 1.5। स्टार्टिंग फुल लोड टार्क का ये 0.5 टाइम रिड्यूस किया गया है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बताना है। ये शॉर्ट सर्किट फुल लोड करेंट कितना टाइम है, 7 टाइम है, तो इसको आपको 7 रखना है। स्लिप कितना रखना है, 5%। ये देखो स्लिप है 5%। बस ये रख के स्क्वायर निकाल सकते हो। कुछ लोग नहीं भी निकाल पाएंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है कि के स्क्वायर निकालना होगा, तो के बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, के बराबर ये स्क्वायर है ना, तो इधर लेके आ जाओगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क रख लेना, और ये फुल लोड स्लिप नीचे आएगा ना, तो ये हो जाएगा फुल लोड स्लिप अंडर रूट में, ये भी हो जाएगा, और ये भी आपका उल्टा हो जाएगा ना, ये आपका फुल लोड करंट ऊपर हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट नीचे हो जाएगी। और ये स्क्वायर में है, इधर आएगा तो भाई ये स्क्वायर मतलब ये इधर आएगा तो स्क्वायर में होगा, लेकिन ये के स्क्वायर हम लेंगे ना, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर हम लोग नहीं लेंगे, बस यहाँ पे के का मान रखिएगा। ये स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क कितना है आपका, अंडर रूट 1.5, और ये आपका स्लिप रख लीजिएगा, फुल लोड स्लिप है 5%, नॉर्मल में बदल लीजिएगा 0.05, और ये फुल लोड और शॉर्ट सर्किट करेंट कितना है आपका 7 टाइम्स है ना, 7 गुना है ना, तो 7 रख लीजिएगा और इसको कैलकुलेट करिएगा तो 78.25 आपकी इसमें टाइपिंग आएगी। सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो फार्मूला मैंने बता दिया है और आपको यूजेज भी बता दिया कि कैसे यूज़ करके निकालना है। अब देखो यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमें वही चीज़ आपका इस फार्मूले में यूज़ करना है, तो यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, आपको सीधे 1/3 रखना। स्टार्टिंग करंट शॉर्ट सर्किट करंट कितना है, 7 का स्क्वायर करना, फुल लोड स्लिप कितना है आपका 0.05 है, इसको करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 81 पॉइंट, परसेंटेज में नहीं है तो 0.81 करके आएगा, ये भी होगा। अब वही देखो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में है, तो इसमें भी आपको जो है इतना पर यूनिट स्टार्टिंग करंट यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टार्टिंग करंट पूछ दिया है यार, यहाँ पे स्टार्टिंग करंट मतलब ये पूछ दिया है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग टार्क है वो इतना है, यानी जो स्टार्टिंग टार्क है इसकी वैल्यू फुल लोड का 0.5, फुल लोड का इतना परसेंट है, तो स्टार्टिंग टार्क जो है ना 0.5, फुल लोड टार्क का इतना है, तो ये फुल लोड से फुल लोड कैंसिल, यानी इधर बचेगा 0.5, और ये शॉर्ट सर्किट करंट ये सब कितना है भाई, ये तो हमें निकालना है ना। फुल लोड करंट आपको दिया गया है, फुल लोड करंट, इसे जो है अभी होल्ड रखो, शॉर्ट सर्किट करंट और फुल लोड करंट का स्क्वायर और फुल लोड स्लिप 0.05 रख लो। यहाँ से क्या करना है, तो आपको शॉर्ट सर्किट करंट जब निकालोगे, तो शॉर्ट सर्किट करंट जब निकालने के लिए यहाँ पे ये फुल लोड करंट इधर आ जाएगी, फुल लोड करंट, और इधर 0.5 है, और ये 0.5 इधर नीचे आ जाएगा, तो 0.05 हो जाएगा, और ये अंडर रूट में होगा ना, शॉर्ट सर्किट करंट स्क्वायर के फॉर्म में है भाई, ये भी तो स्क्वायर के फॉर्म में होगा ना, लेकिन ये इधर जाएगा, इससे कैंसिल होगा, फुल लोड कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यहाँ पे अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं पूरा ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ ना, इतना तो छोटी छोटी चीज़ आपको करना पड़ेगा भाई। शॉर्ट सर्किट करंट देखो यहाँ से निकालना है, तो इसको जब आप इधर भेजोगे फुल लोड करंट स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और बाकी ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो इतना कर लीजिएगा ना, इतना तो करना पड़ेगा आपका। ये हो जाएगा 3.16 फुल लोड के, तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, यहाँ पे सही होगा।
सब फार्मूले का खेल है, फार्मूले से अगर आप करोगे तो सब कर ले जाओगे ना। तो यहाँ पे देखो मैंने हिंट भी दे दिया, तो हिंट के अकॉर्डिंग आप आराम से जो है क्वेश्चन को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। Which of the following starting method cannot be used starting star delta with delta connected in three phase induction motor? हम यहाँ पे स्टार डेल्टा नहीं यूज़ करते हैं बिकॉज 1.3 टाइम्स यहाँ पे जो है टार्क जो है आपका डाउन चला जाता है, मीन 57.77% डाउन चला जाता है। तो वही पूछा गया है कि कैन नॉट बी यूज स्टार्टिंग टू स्टार कनेक्शन डेल्टा, ये हम स्टार डेल्टा यूज़ नहीं करते हैं। और ये है स्टार्टिंग जो टार्क होता है थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का, कैन बी इंक्रीज बाई, कैसे इंक्रीज करेंगे, तो हम यहाँ पे रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस लगा के इंक्रीज कर लेंगे ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहाँ लगाओगे, रोटर सर्किट में ही लगाओगे ना। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दिया गया है फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रोटर का रेजिस्टेंस जो होता है स्टार्टिंग में हम लोग प्रीफर करते हैं ओवर रिड्यूस द वोल्टेज स्टार्टिंग बिकॉज ऑफ, हम यहाँ स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस या लिमिट स्टार्टिंग करंट को लिमिट कर लेंगे और टार्क को बढ़ाने के लिए, और पावर फैक्टर भी बढ़ जाता है। बस आपको दिमाग में ये रखना है ना, रोटर में रेजिस्टेंस को ऐड करने का मेन काम होता है स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना, टार्क को बढ़ा लेना और पावर फैक्टर भी होता है ना। पावर फैक्टर कैसे इंप्रूव होगा पता ही ना कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंस ज़्यादा होता है ना रेजिस्टेंस से, लेकिन जब आप रेजिस्टेंस ऐड करोगे इस वाले कंडीशन में क्या होगा कि करंट लार्ज एंगल से लैग करेगी, लेकिन जब रेजिस्टेंस ऐड कर दोगे तो लार्ज एंगल से कम लैग करेगी, जिसकी वजह से एंगल जो होगा वो कम से कम होगा, जिसकी वजह से पावर फैक्टर क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज कर जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टिंग मेथड कैन बी यूज टू फॉर, तो आपका हो जाएगा 3 फेज स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो मेथड होता है स्टार्टिंग द, ये आपका मेथड हो जाएगा सी, यहाँ पे सही होगा रोटर रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे दो साइड होते हैं कनेक्शन, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, आगे क्वेश्चन मिलेगा ना। एक स्टेटर साइड आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, एक रोटर साइड। रोटर साइड में जो है स्पीड कंट्रोल करने का दो फंक्शन होता है, एक तो रेजिस्टेंस ऐड कर लो और दूसरा फॉरगेनर वोल्टेज ईएमएफ, मतलब सेम जो रोटर की फ्रीक्वेंसी ईएमएफ उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसी कंपैरिजन में अपोजिशन साइड आप उतना ही फॉरगेनर वोल्टेज सोर्स लगा के उसे आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो ना। अभी आगे हम लोग देखेंगे, आगे मिलेगा आपको कि रोटर रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग मेथड कैन नॉट बी यूज स्टार्टिंग थ्री फेज, स्टार्टिंग मेथड कैन नॉट बी यूज। जस्ट 1 सेकेंड, देखो रोटर में रजिस्टर ये अच्छा स्क्वायरल केस के लिए ना, तो सही है। स्क्वायरल केस में हम कहाँ रजिस्टर रोटर में रजिस्टेंस लगा के यूज करते हैं ना, कैन नॉट बी यूज, हम नहीं, सही है, सी वाला सही होगा। देखो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है और नीलिजिबल स्टेटर इम्पीडेंस ड्राइव द कांस्टेंट टार्क लोड, एडिशनल रेजिस्टेंस मान लो अगर लगा दिया रोटर सर्किट में, तो मोटर जो है कैसा एक्सपीरियंस करेगा। तो देखो लोड का जो टार्क होता है वो अगर कांस्टेंट है ना, तो स्टेटर के करंट भी कांस्टेंट बना रहेगा ना। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है, मतलब कोई स्टेटर के करंट में कोई चेंज नहीं होगा ना। लेकिन इंक्रीज इन स्लिप बढ़ेगी, जब रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो स्लिप क्या होगी, बढ़ जाएगी। वही बोल रहा है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, एडिशनल रेजिस्टेंस इंक्लूड, मतलब एडिशनल रेजिस्टेंस जब बढ़ाओगे तो स्लिप बढ़ जाएगा, ठीक है, स्लिप बढ़ जाएगा, तो यही है स्लिप बढ़ जाएगा। लेकिन स्टेटर के करंट में कोई चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लोड क्या है आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टार्क लोड, लोड जब कांस्टेंट है भाई तो करंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे रीजन सारा चीज का क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को आप 2 बार भी पढ़ोगे तभी अच्छे से आपको क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि इंडक्शन मोटर में अगर रन कर रहा है सिंक्रोनस स्पीड इफ इज ऑपरेटर, मतलब इंडक्शन मोटर में अगर इसे सिंक्रोनस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, वही है विथ ईएमएफ इंजेक्ट करना पड़ेगा इन रोटर सर्किट में, ठीक है। यहाँ पे जो होता है आपका कुल मिला के छोटा सा कंसेप्ट यार समझो कि जो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी एफ होती है ना, और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी एस इंटू एफ होती है, तो जो स्लिप फ्रीक्वेंसी हो रही है ना रोटर को, उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है अलग से फॉरगेनर वोल्टेज सोर्स लगा के, और रोटर सर्किट में जो एमएफ इंजेक्ट कर दोगे एस इंटू एफ को, इसको हटा दोगे यानी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर कर दो, मूव करने लगेगा उसकी स्पीड से। तो ये स्पीड कंट्रोल का एक छोटा सा मेथड होता है। आगे है जो स्पीड रेगुलेशन होता है 3 वे इंडक्शन मोटर का, कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4%। देखो नो लोड से लेकर फुल लोड जो स्लिप होता है, ये स्पीड होता है वो काफ़ी कांस्टेंट होता है, बहुत ही कम, बहुत थोड़ा बहुत डाउन होता है ना। जैसे डीसी शंट मोटर में भी बहुत थोड़ा बहुत डाउन होता है आपके यहाँ पे।
यहाँ पे जो स्पीड होती है इंडक्शन मोटर का वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो ऑल ऑफ द एबव पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो स्पीड होगी रोटर की वो NS 1 - s वाले फार्मूला का यूज़ कर लो। NS बराबर 120 F/P और 1 - s, यानी स्लिप, नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये सब बदल के आप क्या कर सकते हो, स्पीड को चेंज कर सकते हो। अगर स्मूथ स्पीड कंट्रोल अगर हमें यहाँ पे अचीव करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बात रोटर स्लिप पावर कंट्रोल एंड वेरिएशन ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। स्मूथ स्पीड कंट्रोल इज अचीव, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, अगर हमें यहाँ पे स्मूथ अगर स्पीड कंट्रोल को अचीव करना है तो यहाँ पे जो है बी और सी दोनों सही होगा ना, बी और सी सही होगा। रोटर स्लिप पावर कंट्रोल इज ओनली, वेरिएशन ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज ओनली, सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी वेरिएशन कराएंगे, ठीक है ना। तो स्मूथ स्पीड कंट्रोल अगर चाहिए तो इन दोनों को वेरी कराएंगे। बी और सी का ही कॉम्बिनेशन जो है आपका डी में दिया गया है। 66 वाले क्वेश्चन में देखो वही चीज़ है, सेम क्वेश्चन आपके यहाँ पे भी दिया गया है। जो स्पीड होती है स्लिप रिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर का अगर यहाँ पे कंट्रोल करना है रोटर साइड में तो क्या यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रियोस्टेट कंट्रोल। देखो यहाँ पे दो साइड से हम लोग जो है स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, एक स्टेटर में मैंने बताया था और एक रोटर में। तो स्टेटर में जो होता है आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर दो, पोल चेंज कर लो, वोल्टेज चेंज कर लो, ठीक है। और रोटर साइड में जो है रियोस्टेट रेजिस्टेंस बदल लो और उसकी जो स्लिप फ्रीक्वेंसी है उसको हटा के मतलब उसे इंजेक्ट करके भी आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। तो वही है, रोटर साइड पूछा है तो रियोस्टेट कंट्रोल यहाँ पे होगा। चलो आगे चलती हैं जस्ट। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर सुटेबल फॉर स्पीड कंट्रोल स्क्वायरल केज मोटर। स्क्वायरल केज मोटर के लिए यहाँ पे स्पीड कंट्रोल के लिए सबसे बेस्ट मेथड होगा नॉट सुटेबल। अच्छा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर सुटेबल फॉर स्पीड कंट्रोल स्क्वायरल केज मोटर, करेक्ट आंसर कोइन द कोड ऑफ। तो यहाँ पे जो होगा 267 जो है यार, यहाँ पे 267 यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही होगा, मतलब वोल्टेज कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और पोल चेंजिंग यूज कर सकते हो। रोटर में रेजिस्टेंस कहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ना, स्क्वायरल वाले में तो फैसिलिटी होती नहीं है, तो पहला, तीसरा और चौथा सही होगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर को अगर मान लो 3 फेज की सप्लाई दे के वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं, ड्राइविंग द लोड, टार्क वुड बी, टार्क जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। ये प्रूव किया जाता है, जो टार्क होता है वो आपके स्पीड के स्क्वायर का फॉर्म होता है। वैसे नॉर्मली यही लिखा जाता है आपका, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये प्रूफ आता है, फार्मूला निकलता है ये। इन वेरिएबल स्पीड इंडक्शन मोटर अगर V/F को कांस्टेंट रखना है तो फाई बराबर होता है V/F, यानी जो एयर गैप में फ्लक्स है उसको अगर कांस्टेंट रखना है, यानी फ्लक्स को कांस्टेंट रखने का मतलब यहाँ पे टार्क को क्या रखना है, हमें कांस्टेंट रखना है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कांस्टेंट टार्क मोड। भाई फ्लक्स को कांस्टेंट रखने का मतलब क्या हुआ, आप टार्क को कांस्टेंट रखना चाह रहे हो ना, तो कांस्टेंट टार्क मोड हो जाएगा। एसी मोटर V/F रेशियो को फिर से यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया गया है, तो ये कांस्टेंट रखने का मेन यही होता है, मेक मैक्सिमम यूज टू मैग्नेट सर्किट, मतलब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं। While operating the variable frequency supply, the AC motor required the variable voltage as well order to, ये हो जाएगा अवॉइड टू इफेक्ट ऑफ सैचुरेशन, मतलब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को वैरी नहीं कराते क्योंकि फ्रीक्वेंसी ये आपका जो फ्लक्स होता है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये वैरी होगा तो ये भी वैरी होगा, यानी सैचुरेट ना हो, ये क्या हो जाए, कम फ्रीक्वेंसी पे ये फ्लक्स ज़्यादा होकर सैचुरेट ना हो जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं वेरिएबल करते हैं ना। लो फ्रीक्वेंसी होगी तो फ्लक्स ज़्यादा होकर सैचुरेट हो जाएगा ना, फिर हमें क्या होगा, रिक्वायर्ड जो फ्लक्स होगा हम मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे, तो बी यहाँ पे सही होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो इंडक्शन मोटर में हम ऑपरेट कराते हैं कांस्टेंट V/F के लिए, V/F कांस्टेंट है यार, तो फ्लक्स को कांस्टेंट रखो, वोल्टेज भी बढ़ाओ उसी रेशियो में, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाओ उसी रेशियो में, एयर गैप फ्लक्स कांस्टेंट होना चाहिए। इट हैज़ द फॉलोइंग फीचर ओवर ए वाइड रेंज स्पीड रेंज रिगार्डिंग द मैग्नेटाइजिंग करंट एंड मैग्नेटाइजिंग टॉर्क इज रिस्पेक्टिवली।
दोनों कांस्टेंट हो भाई, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट रखते हैं ना दोनों को, एक मैंने ऊपर ही देखो बता दिया ना, फ्लक्स कांस्टेंट रखना है तो मैग्नेटाइजिंग करंट टॉर्क दोनों को कांस्टेंट रखो, ठीक है, ज़्यादा हम लोगों को इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना है। वी बाई एफ, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना 273 का जो यार बहुत ही लंबा जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा जाएगा, चलो कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे देखो इंडक्शन, एसी इंडक्शन मशीन यूज जो है स्पीड कंट्रोल के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ड्रिवन फ्रॉम द इन्वर्टर वी बाई एफ कंट्रोल मोटर, नेम प्लेट डिस्टेंस वोल्टेज इतना है, फ्रिक्वेंसी इतना है, मोटर रन इन्वर्टर आउटपुट फ्रिक्वेंसी सेट इतना, हाफ रेटेड स्लिप रनिंग स्पीड ऑफ द मोटर, रनिंग स्पीड ऑफ द मोटर। तो यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है ना, वही आपका फार्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले यहाँ पे दो काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50 हर्ट्ज की सप्लाई फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ पे जो सिंक्रोनस स्पीड निकालोगे 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, तो यहाँ पे ये सब अपने से मान के करना पड़ेगा भाई, ठीक है, सब अपने से मानना पड़ेगा। सिंक्रोनस स्पीड मैक्स मान लो, 2 पोल होता है कम से कम, तो 3000 आरपीएम मान लो, और रोटर की स्पीड मान लो N1 2850 आरपीएम, 2850 मान लो। यहाँ से स्लिप निकाल लेना, इसमें से इसको घटाना, ठीक है, NS माइनस NR अपन NS करना होता है, तो ये NS1 है और ये रोटर की स्पीड है, तो इसको जब घटाओगे तो स्लिप आपका आ जाएगा 0.05, ठीक है, स्लिप आ जाएगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी V बाई एफ कंट्रोल करना है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है 40 हर्ट है, 40 हर्ट था ना, यहाँ देखो 40 हर्ट है। तो यहाँ पे जो आपकी जो NS2 होगी, मतलब ये तो NS1 था, अब यहाँ पे जो सिंक्रोनस स्पीड 2 होगी वो होगी 3000 पहले थी, और पहले इसकी जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना है ना, तो सिंक्रोनस स्पीड का मतलब क्या होता है, NS का मतलब होता है 120 F/P, यानी आप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में डिपेंड करेगी। तो पहले इसका पहले 50 था, फिर 40 हो रहा है ना, तो 40/50 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, 40/50 कर लेना। यहाँ पे जो सिंक्रोनस स्पीड चेंज होगा, V बाई आप कंट्रोल करोगे, फ्रीक्वेंसी को डाउन कर रहे हो, तो यहाँ पे जो स्पीड भी होगी वो भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी ना, क्योंकि NS बराबर क्या होता है आपका, NS बराबर 120 F/P होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी डाउन तो सिंक्रोनस स्पीड डाउन। तो पहले 50 था, आप 40 कर रहे हो, तो क्या होगा, NS भी डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे NS2 कितना होगा, देखो पहले कितना था 3 था, अब हो गया 2400। अब यही है आपका रोटर स्पीड, यानी पहले N1 था ना, अब N2 निकालो, N2 का मतलब वही N1, ये NR1 ले लो और इसे NR2 ले लो ना, रोटर की स्पीड को रिप्रेजेंट कर लो। ये होता है आपका 1 माइनस स्लिप पे होगा। ये फार्मूला तो आपने पढ़ा ही ना, रोटर की स्पीड NR बराबर NS बराबर 1 माइनस, ये तो पढ़ा ही होगा। NS2 लिख रख लो, ये होगा 2400, और 1 माइनस स्लिप रखना है, स्लिप कहाँ गया आपका 0.05। देखो वही सब फार्मूला यूज़ करना है ना, 23-40 आरपीएम आएगा आपका। इस टाइप का मैंने सब क्वेश्चन करवा चुका हूँ ना मैक्सिमम। देखो अब जितने भी आगे क्वेश्चन है ना, अब इससे आपको ऊपर नहीं मिलेगा। अब जितने भी कुछ क्वेश्चन है वो सब बहुत ही स्टैंडर्ड हाई फाई लेवल के है, तो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखो यही 74 वाला क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है क्वेश्चन। यहाँ पे भी अगर आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँ तो करना चाहो तो कर लेना, ठीक है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। और इस टाइप का क्वेश्चन यार कोई मतलब तो नहीं होगा मेरे हिसाब से कराने से, ठीक है, कराने को तो मैं करा दूंगा लेकिन कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, काफ़ी लंबा जाएगा ये भी। और जिसको करना होगा थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पे जो है स्टेटर की सिंक्रोनस स्पीड निकालिएगा 120, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे 4 पोल दिया गया है, तो 4 रख लीजिएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा 1500 आरपीएम आएगा। और यहाँ पे स्लिप आपको निकालना होगा, तो रोटर की स्पीड इतना है और ये आपके स्टेटर गया, तो दोनों को डिफरेंट लेके आपको यहाँ पे स्लिप निकाल लीजिएगा, स्लिप आएगा। V बाई एफ यहाँ पे कांस्टेंट रखना है, यानी फाई कांस्टेंट रखना है, V बाई एस रेशियो, तो ये सेम होगा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आप फार्मूला बना लेना V2/V1 और F2/F1, ठीक है, तो यहाँ से V2 निकाल लेना। V2 जो होगा, V1 कितना है आपका 400 वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन कितना हो रहा है हमारे पास 30 से 50 के वेरिएशन हो रहा है, ये 50 है और ये 30 है, तो ये आपका F2/F1 हो जाएगा। तो इसको V2 यहाँ से निकाल लीजिएगा 240 वोल्टेज,
और जो टार्क होता है वो स्लीप वोल्टेज स्क्वायर अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। ये फार्मूला कहाँ से आया भाई, जिसको नहीं पता वो समझ ले। स्टार्टिंग टार्क में जो होता है KR2S इंटू E2 स्क्वायर होता है ना, तो ऊपर वाला फंडा आपको समझ में आ गया होगा। नीचे रिएक्टेंस स्टार्टिंग में जो है रिएक्टेंस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होता है ना, तो एक्स का मतलब यहाँ पे 2πf होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी BY कंट्रोल करना है ना, तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी को सिर्फ ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप फार्मूला बनाना पड़ेगा या T1 और T2 यहाँ से करना पड़ेगा, फिर एक रिलेशन निकाल के फिर से आपको घटाना पड़ेगा, फिर से वो फार्मूला लगाना पड़ेगा। बहुत लंबा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, कोई चांसेस ही नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका। आज 275 जो है आप पढ़ लीजिएगा, BY कंट्रोल है ना, बी वाला ऑप्शन से PQR। ठीक है, PQR ये सब जो है इक्वल होगा, कोई मतलब ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और आगे यहाँ पे जो है अगर मान लो यहाँ पे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर में कांस्टेंट रखना है, स्लिप इज द मैक्सिमम टॉर्क, तो ये हो जाएगा आपका C इनवर्स रिलेशन ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर BY रेशियो कांस्टेंट रखना है, यानी कि जो होता है हमारा जो स्लिप होता है वो R2/X2 पे डिपेंड करता है, और X2 जो होता है वो 2πf पे डिपेंड करता है, 2πfl होता है। और यहाँ पे अगर ये सिंक्रोनस स्पीड 120f/p होता है, तो यहाँ पे जो सिंक्रोनस स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ns डिपेंडेंट हुआ, यानी स्लिप और सिंक्रोनस स्पीड के बीच का जो रिलेशन होगा वो इन्वर्सली होगा। तो VY का मतलब वही इन्वर्स रिलेशन होगा सिंक्रोनस स्पीड से ना, जो स्लिप का रिलेशन होगा वो इन्वर्सली रिलेशन होगा। यही आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ आई थिंक से यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब इंडक्शन मोटर के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है ना, बाकी आगे बहुत ऐसे भी क्वेश्चन अभी मिलेंगे जो कोई मतलब नहीं होगा, तो उसको हम लोग जो है देखते हैं। मैक्सिमम ये जो यहाँ पे देखो, द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अगर इफ द स्पीड ऑफ मशीन इज रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी बाई 50% ऑफ द रेटेड फ्रीक्वेंसी, द फ्लक्स इज वही आपका वोल्टेज कितना डाउन होगा। तो देखो यहाँ पे इसको करने के लिए जो अगर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को हमें पता है कांस्टेंट रखना है, यानी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा, तो यहाँ से V2/V1 कर लो और F2/F1 कर लो। तो यहाँ से V2 निकालोगे तो ये हो जाएगा V1, और F2/F1 में कितना चेंजेस हो रहा है 50% का, तो ये 50%, यानी कितना परसेंट V1 का कितना परसेंट चेंज होगा, ये 50%। यानी कितना परसेंट डिक्रीज होगा भाई, ये आपका 50% डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज ही तो होगा ना, आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी, ये क्या है रिलेशन, तो ये है ना, फ्रीक्वेंसी गिराओगे तो ये क्या होगा, वोल्टेज गिराओगे तो ये भी आपका रेटेड वोल्टेज भी डाउन होगा, फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो, क्योंकि फ्लक्स को हमें क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना होता है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, फ्रीक्वेंसी को 50% रिड्यूस करना है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा फिर से। फ्रीक्वेंसी को 50% रिड्यूस करोगे तो एयर गैप फ्लक्स को मेंटेन करना है, तो ये क्या होगा, वोल्टेज होगा, ये भी डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एयर गैप फ्लक्स को मेंटेन करना है ना भाई। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ये मेंटेन होगा ना। तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके यहाँ पे। 278 में देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपका सही स्टेटमेंट पूछा गया है ना। तो लो फ्रीक्वेंसी स्टेट ऑफ फ्लक्स डिस्क्रीट बाय रेटेड वैल्यू। ठीक है, बी पढ़ लीजिएगा, कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी जो है 278 यहाँ पे हो गया है। 279 देख लो, 279 का भी जो आंसर होगा आपका स्लिप फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, ये भी वही है यार, रोटर में जो है 3 फेज स्लिप रिंग है, वही शॉर्ट सर्किट किया गया है स्टेटर को। रोटर साइड में क्या होगा, रोटर साइड में स्लिप फ्रीक्वेंसी होगी S/F, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। 80 वाले पे देखो एक प्रैक्टिकल लेवल से क्वेश्चन है, तो इसको ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है भाई, बस अगर यहाँ पे आंसर जो होगा 280 का पहला यहाँ पे होगा, इसको छोड़ दो। ठीक है, प्रैक्टिकल लेवल से क्वेश्चन है, ये प्रूफ करना, अगर प्रूफ करना भी चाहते हो तो इस क्वेश्चन में पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होगी वो
P अपान 120 होगी ना। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है आपका NS P अपान 120 होता है। यहाँ पे P और 120 को आप अलग कर लो और जो NS है सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड को ले लो, ठीक है। तो यहाँ से आपको यहाँ से गुणा कर दो P और ये हो जाएगा NS और बटा 120 और ये हो जाएगा प्लस P इंटू NR अपान 120। ये कितना है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का ही तो फार्मूला है ना। और ये कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी रोटर की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो जाएगा। ये NS का मतलब स्टेटर की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला और NR जो है रोटर का स्पीड है, तो F प्लस FR हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया ना। और वही चीज़ अगर मान लो फ्रीक्वेंसी इंड्यूस हो रहा है कम्यूटेटर ब्रशेस के थ्रू, तो वो आपका F हो जाएगा। मतलब F2 लेना आपको NS प्लस P बटा 120 और ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये कराना तो नहीं चाहिए था आपको, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो जिनको आइडिया लेना होगा ले लेंगे आपको यहाँ से आइडिया। तो चलो फ्रेंड, आज इतना ही रखते हैं ना। बस आपका 2 डे में ये कंप्लीट हो जाएगा। लगभग हम लोगों ने 300 तक कवर कर रहे हैं यहाँ पे। 280 मतलब 300 के प्रॉक्स हैं। 500 क्वेश्चन है यहाँ पे। बस 2 दिन और लगेगा आपका ख़त्म। उसके बाद आपका बस सिंक्रोनस, उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स आपका पोर्शन बचेगा बस, ठीक है। तो चलो आज रखते हैं इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।